आप अगर कहें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, एक को हम पकड़ते हैं, टैक्स को ले लेते हैं। मान लीजिए तो हर देश अपने लोगों की जान की रक्षा के लिए सीमा पे सेना लगाता है। माल की रक्षा के लिए विदेशों से आने वाली माल, कंपनियां, वस्तुएं, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, टैक्स लगाता है। कहने का मतलब जान की रक्षा के लिए सीमा पर सेना और रोजगार, माल की रक्षा के लिए विदेश से आने वाले पर टैक्स। डब्ल्यूटीओ का यही था कि आप अपने टैक्स खत्म कीजिए। 91 में हम 9.8% ऑफ द जीडीपी विदेशों से आने वाले माल पर हम कस्टम ड्यूटी, इनसे टैक्स, हमारी अर्निंग्स थी। आज हमारी ऑलमोस्ट हाफ, 4.6 और 8, ये हमारा जीडीपी का रेशो, जो विदेशों से आने वाले माल पर जो हमें टैक्स आमदनी है, वो 91 के 9.8 से घटकर 4.8 अब लगभग रह गई है। और स्वदेशी जागरण मंच ने स्टडी किया है कि इससे लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का हमें टैक्स जीडीपी का जो रेशो का हमें नुकसान है, 8 लाख करोड़ रुपए पर ईयर। लास्ट ईयर ये स्टडी किया। हमारे जो टैक्स का जो लॉस होता है, इसका और भी एंगल है। जब विदेशी कंपनी आती है तो हमारी लेबर इंटेंस इंडस्ट्री वो संकट में पड़ती है, क्योंकि उसको कैपिटल यहाँ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। जो वो वहां से बाहर से कंपनियां आती हैं, उनको कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के मुकाबले बहुत कम है। उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री को चैलेंज मिलता है, उस पर उसमें लगी हुई करोड़ों लेबर हैं, उनको भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक संकट होता है। अगर मैं उस एंगल को छोड़ता हूँ अभी, समय सीमा को ध्यान रखते हुए, मैं टैक्स एंगल को अगर हम देखें तो जो सरकारों को जो हमारा टैक्स का लॉस होता है, सरकारों ने 91 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो इंडस्ट्री बंद हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो चिंताएं तो छोड़ दी। उन्होंने ये जो टैक्स रेवेन्यू का उनका इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से जो लॉस हुआ, उसको कैसे कंपनसेट करें, उस पर ज्यादा फोकस। हम अगर ध्यान से देखें तो 91 ऑनवर्ड सरकारों ने इस रेवेन्यू डेफिसिट को, जो विदेशों से आने वाले माल पर हमने कर लगाना कम किया, बहुत कम किया, उसको 3 तरीकों से कंपनसेट किया है। एक, नए टैक्स लगाना। 1991 के बाद 1995 में पहली बार सर्विस टैक्स 5 चीजों पे लगाया गया। उससे पहले सर्विस टैक्स की कोई कंसेप्ट नहीं थी। और उसके बाद आप देखें पूरा सीक्वेंस है, पूरी चतुराई के साथ जनता को टैक्स ट्रैप में डाला गया। आप इस डिबेट के बाद अगर घर का बिल उठा लेंगे तो उसमें एनर्जी चार्जेस एक आइटम होगी, उसके अलावा 10 आइटम डिफरेंट टैक्सेस की आपको उसमें मिलेंगी। सर्कल रेट की एक नई कंसेप्ट गढ़ी गई, पहले सर्कल रेट की कोई कंसेप्ट नहीं थी 91। उसके पीछे कारण बताया गया कि इसमें ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन होता है। मान लिया ब्लैक मनी को आपने रोकने के लिए सर्कल रेट की कंसेप्ट लाए, और ताकि कोई आदमी उतने से कम में वो वस्तु ना खरीद सके। लेकिन कोई आदमी इनकम टैक्स 20-30% देकर अगर वो अपनी सेविंग्स करता है और एक राशि को वो इकट्ठा करके टैक्स देके कोई चीज खरीदता है सर्कल रेट पर, तो फिर उसके ऊपर 8%, 7% की स्टाम्प ड्यूटी और 1% का फिर उस पे सर्विस चार्जेस ये लाया गया। अनेक प्रकार के टैक्स अगर हम देखें तो 91 ऑनवर्ड्स सरकारों ने लगाए गए। दिल्ली में अभी म्यूटेशन चार्जेस को अगर हम देखें, एक झटके में 15 गुना बढ़ा दिए गए। लोकल बॉडीज ने भी अपना, सब लोकल बॉडी, स्टेट, सब ने अपने अपने टैक्सेशन, एक ये एंगल। दूसरा रास्ता सरकार ने अपनाया
कि जो लोक कल्याण के उसके दायित्व हैं, हर देश में सरकार के कुछ दायित्व होते हैं और नागरिकों के कुछ अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। ऐसे ही सरकारों के भी कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ दायित्व भी होते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 चीजें हमारे यहाँ माना गया था कि ये या तो निःशुल्क रहेंगी, एक नागरिक का अधिकार होगा, सरकार का दायित्व होगा, या सब्सिडाइज रहेंगी, या बहुत हुआ तो कॉस्ट बेस्ड रहेंगी। बट फुल प्रॉफिट बेस्ड ये चीजें बिजनेस नहीं रहेंगी, सरकारें इनको इंश्योर करेंगी। लोक कल्याण के ये जो 5 कार्य थे, सरकारों ने इससे हाथ खींचना शुरू किया और ये प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने हैंड ओवर करना शुरू किया। वो अलग बात है कि इससे देश का जीडीपी बढ़ा, और इस सेक्टर्स की अगर हम ग्रोथ देखें तो 30% इनकी ग्रोथ है। देश के जीडीपी में से अगर इन 5 सेक्टर्स की ग्रोथ कम निकाल दें, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, तो हमारे देश का जीडीपी 1-2% से ज्यादा नहीं है। इनकी जो 30% की, 25% की, 35% की जो ग्रोथ होती है वो इतनी होती है कि पूरे देश के जीडीपी में जब हम क्लब करते हैं तो देश का जीडीपी 6%, 5%, 7% आ जाता है। तो जो लोक कल्याण के काम थे सरकारों के, उनसे सरकारों ने हाथ खींचना शुरू किया। भले ही कोई आदमी बीमार हुआ तो उसने जीवन भर परिश्रम करके कोई LIG, MIG फ्लैट बना लिया या 50-25 गज का कोई मकान बना लिया, तो एक बीमारी में वो मकान बिक जाता है। बेटे को कहीं बड़ी अच्छी शिक्षा में कहीं भेजना पड़ा तो अपना पूरा जीवन का GPF निकालना पड़ता है, या कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ता है, या एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। तीसरा जो सरकार ने रास्ता अपनाया, ये 91 के बाद सभी सरकारों ने किया है। समाज में कुछ चीजें होती हैं जिनको समाज हिकारत की नजर से देखता है। समाज की आवश्यक बुराइयां होती हैं, नेसेसरी डेविल्स। समाज होगा तो अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं आती। समाज उनको समाज की मुख्य धारा नहीं बनाता, वो एक कोने में पड़ी रहती है, समाज उनको हिकारत से देखता है। सरकारों ने समाज की जो आवश्यक बुराइयां थी, जिनको कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, उनको समाज की में महिमा मंडन करके मुख्य धाराओं में लाने का प्रयास किया और नो डाउट एस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जांपल एक बताता हूं मैं, शराब। पहले शराब समाज में लोग पीते थे, कम पीते थे, और पीने वालों को या बेचने वालों को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और शराब की दुकान भी होती थी तो शहर के किसी कोने में या गांव के किसी कोने में, और कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं होती। योजना पूर्वक अगर हम कितनी रिपोर्ट्स उठा के देखें, इवन दिल्ली गवर्नमेंट की उठा के देखें, योजना पूर्वक नोटिंग्स हुई फाइलों में कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ाएं, और तरीके सुझाए गए कि सर ड्राई डेज कम कीजिए, दुकानों के खोलने के घंटे बढ़ाइए, और इनको शॉपिंग मॉल्स में बड़े अच्छे डेकोरेटेड उसके तरीके से खोलिए, कोई कॉम्प्लेक्स के साथ संकोच भाव से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ शराब की दुकान को ना खोलीजिए, डोमिनेट करते हुए प्राइम लोकेशंस पे इनको खोलिएगा, इनमें फ्रिज भी रखिएगा, डिफरेंट फ्लेवर्स भी रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट्स भी कीजिएगा। तो शराब की बिक्री को अधिकाधिक बढ़ाना, और नतीजा हमने देखा, कोरोना में 15 दिन शराब की दुकानें बंद नहीं कर सकती सरकार। हम अपने देश के जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, वो उद्योग व्यापार से कितनी कर रहे हैं। हमने मेजर अपना रेवेन्यू डिपेंडेंस शराब की बिक्री और ये जो मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और ये सर्विस सेक्टर में जो चीजें हम ले गए हैं, इन पे लगाए गए टैक्स, इस पे हमने शिफ्ट कर दिया है। हमें हैरानी होगी जानकर कि पिछले वर्ष सरकारों ने शराब बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपया कमाया है। और जब सरकार ने शराब पे कोई 30-35% टैक्स होता है,
सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाती है, तो बेचने वाले ने और बनाने वाले ने कितना कमाया होगा। और ये सारा पैसा हमारे 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 गरीब घरों के महिलाओं का, परिवारों का राशन का पैसा था, उनकी पढ़ाई का पैसा था, बच्चों की, उनके दूध का। कहने का मतलब जो वैश्वीकरण के कारण हमारा जो, मैंने एक एंगल लिया है सिर्फ, रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, पूरा हमें पैराडाइम शिफ्ट किया गया फ्रॉम सेविंग्स टू इंस्टॉलमेंट। हम गुल्लक वाले देश थे और देश की इकोनॉमी में डोमेस्टिक सेविंग्स का एक बड़ा प्रोपोर्शन रहता। बैंकों के डिपॉजिट्स में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो डोमेस्टिक सेविंग्स का रहता। पूरी सेविंग बेस्ड इकोनॉमी को, पूरी इंस्टॉलमेंट बेस्ड इकोनॉमी, लोन बेस्ड इकोनॉमी में गुल्लक तोड़ के हमें किस्त पे शिफ्ट किया गया। अगर हम बैंकों का सभी देखें तो नॉन प्रोडक्टिव लोन बैंक कभी नहीं देता था, प्रोडक्टिव लोन देते थे। आज तो अगर आपने घूमने भी जाना है तो न सिर्फ लोन देंगे बल्कि उसमें आपको आकर्षित करने के लिए, ट्रैप करने के लिए विज्ञापन भी देंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारी इकोनॉमी, पूरी मोबाइल खरीदना है तो, फ्रिज खरीदना है तो, पूरी लोन बेस्ड इकोनॉमी पर ये ग्लोबलाइजेशन, ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पूरा शिफ्टिंग किया गया। हमारी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को समाप्त करने के लिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको अगर हम गहराई से देखें तो इसका अधिकांश काम इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया जाए। छोटे छोटे गोलगप्पे बेचने वालों को, छोटी रेडी लगाने वालों को, छोटे रेस्टोरेंट्स को, और कॉर्पोरेट फूड प्रोसेसिंग के, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, तो ऐसे करके अनेक प्रकार के ग्लोबलाइजेशन में ये चीजें इन्होंने लाना ये शुरू किया।